अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आज इस वाली वन शॉट वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े ही अच्छे अंदाज में कवर करने जा रहे हैं। मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी वो बिल्कुल अलग तरीके से रहेगी। यानी कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि उसमें एक लिंकिंग आ जाएगी। हम मुख्तलिफ चैप्टर्स से इस वाले चैप्टर्स को, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इस वाले चैप्टर को हम मुख्तलिफ चैप्टर से लिंक करेंगे, अपनी बेसिक्स को मजबूत करेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो 200 साल पहले क्या ख्याल किया जाता था? 200 साल पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो नेचर है ना, नेचर में दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नेचर में क्या, दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। जो एक तरह के कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो दूसरी तरह के कंपाउंड्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनके बारे में ये ख्याल किया जाता था, इनके बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो दे आर ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नॉन लिविंग थिंग से डिराइव किए जाते थे, निकाले जाते थे या बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए। नाउ व्हाट आर ओर्स? ओर्स आर नथिंग बट द इम्प्योरिटीज। ओर्स आर नथिंग बट द इम्प्योरिटीज, एंड ऐसी इंप्योरिटीज जिसमें से हम मेटल्स को सेपरेट कर सकें, ऐसी मादनियात या जिसमें से हम मेटल्स को सेपरेट कर सकें, दीज आर ओर्स। एंड मिनरल्स एंड ओर्स आर द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिनरल्स एंड ओर्स आर द सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एक थ्योरी थी जो जैकब बर्जीलियस ने दी थी, एंड इस थ्योरी का जो नाम था वो था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं दे कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस कांट को एक्सप्लेन कर रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, OC means organic compounds. These organic compounds can't be synthesized in the lab. ये लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर मस्ट बी अ फोर्स रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड बाय द नेचर। यानी कि कुदरत में एक ऐसी फोर्स है, कुदरती तौर पे एक नेचर में फोर्स पाई जाती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है। ये लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हुए नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ये थ्योरी कुछ ही देर बाद गलत साबित हो गई। ये थ्योरी कुछ ही देर बाद गलत साबित हो गई, और इसको साबित करने वाला कौन था? फ्रेडरिक वॉलर। जब इसने एक्सीडेंटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया, इसने क्या किया? थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। इसने फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया कि लैब में एक दिन अमोनियम साइनेट को हीट करना शुरू किया, हीट किया, और हीटिंग के नतीजे में क्या बन गया? यूरिया बन गया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। वेयर इट इज फाउंड? इट इज फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। ये कहां पाया जाता है? मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है। तो इस तरह से जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके, वो क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, जिनमें क्या पाया जाता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन पाया जाता है। ये सारे कंपाउंड्स क्या होंगे? Compounds consist of carbon and hydrogen. They are organic compounds. And carbon क्या करता है? Carbon plays a central role in organic compounds. Main जो component है organic compounds का, main जो atom है organic compounds का, वो कौन है? कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। इसके पास क्या है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। फिर ये नॉन पोलर है, फिर ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और ये नॉन पोलर है। हमने अपनी
मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में भी एक सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिसॉल्व लाइक जो सेम चीजें होती हैं वो सेम ही चीजों में हल हो जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पोलर सॉल्वेंट्स पोलर में हल होंगे, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाएंगी। तो जो कार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये खुद क्या है, ये भी तो नॉन पोलर है ना, तो इसका मतलब ये कहां पे सोल्यूबल होंगे भाई, ये तो नॉन पोलर कंपाउंड्स में सोल्यूबल होंगे। फॉर एग्जांपल ईथर, फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म। ठीक हो गया। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं आपने याद रखना ये बड़े स्लो होते हैं, यानी कि अगर हम ऐसे मेटालिक रिएक्शंस की बात करें या फिर ऐसे रिएक्शंस की बात करें जिसमें मेटल्स इन्वॉल्व होती हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शन फास्ट होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस बड़े स्लो होते हैं। ठीक है। असल में अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी क्या पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमने क्या देखा है, सबसे पहले तो हमने देखा है कि नॉन पोलर होते हैं, तो डिसॉल्व भी नॉन पोलर में होंगे। उसके बाद हमने देखा है कि रिएक्शन स्लो होते हैं। अच्छा, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, किस एटम की वजह से होती है, तो वो होती है कार्बन एटम की वजह से। एंड व्हाट इज कैटिनेशन, तो कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन की कार्बन के साथ जुड़ने की सलाहियत को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन कहते हैं सी टू सी बॉन्ड अटैचमेंट। ओके, तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, और इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से जब बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते जाते हैं तो मुख्तलिफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते जाते हैं और बड़ी ही वैरायटी डाइवर्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH4 यानी कि आपके मीथेन का मॉलिक्यूल ले लिया है, और यहाँ पे जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने शो की है वो है 2.5 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो की है वो है 2.1। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा 2.5 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.4। आपने चंद एक बातें याद रखनी है, ये एमडी कैट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बातें क्या है कि जब ही EN मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, DIF डबल F मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जब ही लेस देन 0.5 होगा, जब ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.5 होगा, तो ऐसे कंपाउंड में जो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे, और ऐसे कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। यानी कि ये जो कार्बन मैंने बनाया, ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल बनाया है ना, इसमें ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर है। क्यों है, क्योंकि हर एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0.4 से कम है, 0.4 से कम है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 और 1.7 के दरमियान होता है, ऐसा बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड बनेगा पोलर, लेकिन जो बॉन्ड होगा वो स्टिल कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका ग्रेटर हो जाए 1.7 से, तो अब जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर नहीं रहेगा, वो पोलर बन जाएगा, और जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहेगा बल्कि आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमडी कैट। ओके, तो हम मजीद इसको और खंगालते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू में थोड़ी सी बेसिक्स बना रहा हूं, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने भी आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं। तो ये मैंने ले लिया है इथीन का मॉलिक्यूल। ये क्या है, इथीन का मॉलिक्यूल है। इथीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकल की मौजूदगी में, जो कि कैटालिस्ट है, और 200 डिग्री टेम्परेचर दूं, 200 डिग्री सेल्सियस, तो और हाइड्रोजनेशन कर दूं, यानी कि इसमें क्या ऐड कर दूं, हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो हाइड्रोजन की एडिशन से ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। मैं इसको मजीद थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ठीक है। फर्ज करें ये वही मीथेन का मॉलिक्यूल, इथीन का मॉलिक्यूल, सिर्फ कार्बन बना देता हूं, और ये हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन H2। तो मैं H2 को इस तरह से लिख रहा हूं, मतलब दो हाइड्रोजन खोल के लिख रहा हूं।
एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड को जाकर तोड़ देगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड को जाके तोड़ देगा, नतीजे में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और ये जो हमारे अल्कीन था, इथीन क्या है, एक अल्कीन है। अल्कीन्स किनको कहते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड्स पाया जाए। ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्केन यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ना कि डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। तो भी मैंने बताया कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, और इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से बड़े ही ज्यादा कार्बन जुड़ते जाते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते जाते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स कम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कंप्लेक्सिटी शो करते हैं। इसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। मैं आइसोमॉर्फिज्म की डिटेल में नहीं जा रहा, इस पे मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, जरूर देखिएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। ठीक हो गया। इनके जनरल फॉर्मूला सेम है। फॉर एग्जाम्पल अल्केन की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूं। हाँ, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला ये देखिए CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसमें मैं मजीद फिर कभी बात करूंगा इन फॉर्मूलाज पे। अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो इन्हीं फॉर्मूलाज की वजह से हम अल्काइंस में अगर हम एक अल्काइन को स्टडी कर लें तो इसी फॉर्मूला की वजह से, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हमारी स्टडी में बड़ी आसानी हो जाती है। हमें तमाम अल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। हम अगर एक अल्केन को स्टडी कर लें तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो बाकी अल्केन्स में भी तकरीबन लागू हो जाती है, मतलब वही चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इस तरह की सारी चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आपने बताना है कि क्या पाई जाती है भाई, सबसे पहले तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के बाद जरा एक मिनट इंतजार कीजिएगा, मैं दोबारा से एक और बोर्ड खोल लेता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये सिंपल बोर्ड मैंने खोल लिया। ओके, तो यहां पे देखें, यहां पे देखिएगा कि सबसे रिवीजन कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। नंबर 1, कैटिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कैटिनेशन क्या है भाई, कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन की कार्बन के साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी। नंबर 2, कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं भाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेस देन होती है 0.5 से, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती थी, 0.4 आती थी ना, यानी कि लेस देन 0.5 है। तो ये जिस तरफ मैं मुंह खोल रहा हूं इसका मतलब वो चीज बड़ी है। ठीक है, ये 0.5 बड़ा है, 0.4 छोटा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.5 से छोटा यानी कि 0.4 हो तो ऐसे कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। नंबर 3, नॉन पोलर के अलावा ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या शो करते थे, कॉम्प्लेक्सिटी शो करते थे। क्या शो करते थे? कॉम्प्लेक्सिटी शो करते थे। और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बड़े ही स्लो होते हैं। इसके अलावा ये आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसमें डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व्ड इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये किसमें डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक हो गया, तो हल्की सी रिवीजन थी। ठीक है, हम मजीद देखते हैं इन सब चीजों को, चले आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब मैं अगली चीज पे जा रहा हूं। अगली चीज में जो डायरेक्ट छलांग मारी है वो मैंने पेट्रोलियम पे मारी है। मैं आपको इसका निचोड़ बना के बता रहा हूं इंशाल्लाह। हाँ, मेरा सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है बुक से, लेकिन अगर आप यकीन माने बुक के सीक्वेंस से एक बार हट कर चले और किसी सीखे हुए से सीख लें तो आप बड़ी ही डीप अंडरस्टैंडिंग, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ इन चीजों को सीख सकते हैं। ओके, तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम मिनरल ऑयल होता है। ठीक है, मिनरल्स, मादनियात। ठीक है, और असल में जो पेट्रोलियम है ना वो मुख्तलिफ चीजों, जैसे यूके, हम बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम। अब यूके में काफी ज्यादा ममालिक आ जाते हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ ममालिक का गठ जोड़ है। इसी तरह पेट्रोलियम भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स का गठ जोड़ है, और इन कंपाउंड्स को हम
सेपरेट करेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे। और आपने याद रखना है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, यानी कि फर्ज करेंगे ये कंटेनर है, इसमें यही पेट्रोलियम P4 पेट्रोलियम मैंने डाल दिया, पेट्रोलियम मुख्तलिफ कंपाउंड्स का गठ जोड़ है, लेकिन हर एक कंपाउंड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, हर एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता जाएगा वो कंपाउंड क्या होता जाएगा, बॉयल होता जाएगा, उसकी भाप बनती जाएगी। ठीक है, तो असल में हमने क्या करनी है, हमने करनी है पेट्रोलियम की क्रैकिंग, पायरोलिसिस करनी है। ठीक है, ब्रेक डाउन करनी है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना। अभी देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने पेट्रोलियम में से इन सारे कंपाउंड्स को अलग किस तरह करना है, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे। और बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई, इसी चीज को तो हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फर्ज करेंगे वही एक फर्नेस मैंने लिए, क्या है, फर्नेस है जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। इस फर्नेस में जो ब्लू ब्लू मैंने बनाया है ना, ये ब्लू को मैं ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखा देता हूं। ये जो ब्लू कलर है ये सारा क्या है, पेट्रोलियम है और ये फर्नेस है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूं हीट, मैं क्या दे रहा हूं, हीट दे रहे हैं हम इस फर्नेस के। फर्नेस का मतलब ही क्या है, जो हीट कर रही है पेट्रोलियम को। ठीक है, फर्ज करेंगे हीट दी जा रही है और टेम्परेचर हीट करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर हीट करने की वजह से हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट 20 अचीव होता है, हम देखते हैं नेचुरल गैस इसमें से अलग निकल जाती है। ठीक है, जैसे ही तकरीबन 60 और 40 के दरमियान 40 टू 60 डिग्री, सॉरी 40 टू 60 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर अचीव होता है, तो पेट्रोलियम ईथर भी भाप बन के निकल जाता है, बॉयल हो जाता है। इसी तरह तकरीबन 60 से 220 के दरमियान गैसोलीन निकल जाती है। असल में जो मेरा सारा फोकस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ कंपाउंड्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे है, गैसोलीन पे है। वो किस पे है, गैसोलीन पे। असल में मार्केट में गैसोलीन की बहुत जरूरत है। गैसोलीन आपके फ्यूल के तौर पे, व्हीकल्स के, गाड़ियों के फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी बड़ी जरूरत है, इसकी हमें क्या है, बहुत जरूरत है। तो हमने इसी को प्रोड्यूस करना है। लेकिन एक मसला आ जाता है, एक मसला आ जाता है। अच्छा, उस मसले को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम मसले को डिस्कस करते हैं। वो मसला क्या है जिस मसले की मैं बात कर रहा हूं, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तकरीबन तकरीबन 60 टू 220 डिग्री के दरमियान, सॉरी 40 टू 220 डिग्री के दरमियान, 40 टू 220 डिग्री का जब टेम्परेचर अचीव होता है तो इसके दरमियान गैसोलीन निकलती है कहीं पे। ठीक है, गैसोलीन निकलती है। लेकिन ये जो गैसोलीन की प्रोडक्शन है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह, सिर्फ 20% है जो कि हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही, यानी कि इसकी कमी है बहुत ज्यादा। इसकी क्या है, कमी है। तो ये एक अहम मसला आ रहा है गैसोलीन की यील्ड में, कि सिर्फ 20% है और ये मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स जो अनयूजफुल है, नॉन यूजफुल है, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हासिल हो रही हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए गैसोलीन में। उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, गैसोलीन में। तो अब हमने ये देखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें क्या क्या हासिल हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था फर्नेस से क्या निकल रही थी, नेचुरल गैस निकल रही थी, पेट्रोलियम ईथर निकल रहा था। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, मतलब ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन ज्यादा काम की नहीं। तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं गैसोलीन में, नेचुरल गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं गैसोलीन में। इससे हम गैसोलीन की प्रोडक्शन को, यानी कि उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं, उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो एक निमोनिक मैंने बनाया है। उस निमोनिक का क्या नाम है, इस निमोनिक का नाम है नाना की मालिश करो। नाना की मालिश करो, ना से, नाना के एंड से नेचुरल गैस। ठीक हो गया, सॉरी निमोनिक और है। ये याद रखने के लिए मैंने एक लाइन बनाई है, नाना की मालिश करो, यानी हमने अपने नाना बू की क्या करनी है, मालिश करनी है। और निमोनिक क्या है, नाना पे लगा। तो अब नाना की मालिश करनी है तो उन पे तेल लगाएंगे, और मुख्तलिफ किस्म के तेल है, गैसोलीन,
कैरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, एसफॉल्ट, ये सब हमने नानाबू की मालिश में इस्तेमाल करने हैं। तो नाना के एंड से बनता है नेचुरल गैस, ओके, पे पेट्रोलियम ईथर बन जाता है, लगा लिग्रोइन, गैसोलीन, कैरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, एसफॉल्ट। ये आपने याद रखनी, सारी वो प्रोडक्ट्स है जो अभी अभी मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल हो रही हैं। और इसमें जो हमारा अभी मेन फोकस है, वो मेन फोकस किस पे है? वो मेन फोकस तो है गैसोलीन पे। तो हमने गैसोलीन की यील्ड को बढ़ाना है, तो इन तमाम चीजों को जिनको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये जो सर्कल जैसे ये हो गया, ठीक है, इसी तरह ये हो गया। अगर हम इन सब को किस में कन्वर्ट कर दें? गैसोलीन में कन्वर्ट कर दें, तो ओवरऑल गैसोलीन की यील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं भाई? इसके लिए एक ही प्रोसेस है पायरोलिसिस का, और पायरोलिसिस का जो मेन टेक्निकल टर्म केमिस्ट्री में यूज की जाती है, वो यूज की जाती है ये क्रैकिंग, जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो हमने क्या करनी? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, पायरोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने इन हाइड्रोकार्बन्स को, हमने बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ना है और गैसोलीन में कन्वर्ट कर देना है, और कुछ, ठीक हो गया। तो गैसोलीन में जो कार्बन की तादाद होती है वो 6 से लेके 8 तक होती है, C6 से H8 तक। यानी कि इससे जितने भी बड़े कंपाउंड्स होंगे जिनमें 8 से ज्यादा होंगे कार्बन्स, तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या 8 भी हों तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसोलीन में। फॉर एग्जांपल कैरोसिन में कार्बन की तादाद कितनी होती है? गैसोलीन में कार्बन की तादाद कितनी है? सॉरी, कैरोसिन में, तो कैरोसिन में C8 से लेकर 14 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाकी इजाफी कार्बन को तोड़ के। गैस ऑयल में कार्बन की तादाद कितनी होती है? 12 से 18 तक। गैस ऑयल में कार्बन की तादाद कितनी है? 12 से 18 तक होती है, चाहिए। तो कार्बन की तादाद कितनी होती है? 12 से 18 तक होती है, सही। तो हम इसको अगर तोड़ के 6 से 8 पे ले जाएं, किस पे? 6 से 8 पे ले जाएं, तो तब भी क्या हो सकता है? 6 से 8 पे ले जाएं, तब भी गैसोलीन बनेगा और हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। तो मेन डिफरेंस क्या है? सॉरी, मेन डेफिनेशन क्या है? यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हमने हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ना है, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हैव, मैंने लिखा नहीं, एंड हैव हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक हो गया, into compounds having low boiling point, into hydrocarbons having low boiling point, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा थे, लेकिन उनको ऐसे कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया, HC हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया, जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है और जिसमें 6 से 8 तक कितने हैं? क्या है? कार्बन एटम्स है। तो दिस इज नोन एज क्रैकिंग। अब क्रैकिंग 3 तरह की होती है, तो इसमें थर्मल क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है। मैं यहां पे आपको लिख कर भी बता देता हूं, ओके। इसमें हमारे पास थर्मल क्रैकिंग आ जाती है, 1 मिनट। तो थर्मल क्रैकिंग आ जाती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग आ जाती है, ठीक है, और स्टीम क्रैकिंग आ जाती है। अब इन तीनों में हमने डिफरेंस देखना है। एमडी कैट के हवाले से भी कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक हो गया, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उन पे जाते हैं। तो टाइप्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यह है हमारी थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, और ये ऐसी क्रैकिंग है जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा ऑब्टेन होते हैं, जबकि लो ऑक्टेन गैसोलीन ऑब्टेन होता है। मतलब के हाइड्रोकार्बन्स की तादाद बहुत ज्यादा निकलेगी जब हम थर्मल क्रैकिंग करेंगे, ठीक है, पेट्रोलियम की या किसी भी हाइड्रोकार्बन की, जो कि जिसमें कार्बन एटम्स 8 या फिर 8 से ज्यादा हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 8 है। तो जब हम उनकी थर्मल क्रैकिंग करेंगे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे, तो गैसोलीन तो ऑब्टेन होगा, लेकिन इसके अलावा भी मुमकिन है कि दूसरे हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो जाए, ठीक है, हो गया। और जो गैसोलीन ऑक्टेन होगा वो लो ऑक्टेन होगा। ये ऑक्टेन नंबर, अक्सर आप पेट्रोल पंप्स पे जाएं तो वहां पे ऑक्टेन लिखा होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल। ये जो हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, मैं ज्यादा भी इसकी
गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन हम इसी लेक्चर में आगे इसको समझेंगे। हाई ऑक्टेन से सिर्फ आप इतना याद रख लें, ऐसा फ्यूल जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा, हाईली एफिशिएंट है, जो क्या है, हाईली एफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि जो इंजन की सेहत के लिए भाई बहुत अच्छा है। इस तरह से आप कैटालिटिक क्रैकिंग की बात करें तो कैटालिटिक क्रैकिंग लो टेम्परेचर पे होती है, लो प्रेशर 20 एटीएम तक भी चल सकता है। कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, इसके लिए हम सिलिकॉन ऑक्साइड यूज करेंगे और एल्यूमिना भी यूज करेंगे, ठीक है। एल्यूमिना आगे भी आप मुख्तलिफ रिएक्शंस में देखेंगे, लेकिन इससे एक फायदा होता है, जो गैसोलीन ऑक्टेन होती है ना, वो हाई ऑक्टेन होती है, यानी ऐसा फ्यूल ऑक्टेन हो रहा है गाड़ियों के लिए जो बड़ा हाईली एफिशिएंट है, जो क्या है, हाईली एफिशिएंट है, और इंजन की सेहत के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत कमाल है। अब स्टीम क्रैकिंग पे आ जाते हैं। तो स्टीम क्रैकिंग में हमने स्टीम देनी है, सही होगा, और स्टीम इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, गैस ऑयल। याद रखें कि गैस ऑयल और गैसोलीन में फर्क है। हम गैस ऑयल को पकड़ेंगे जो कि एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही थी हमें किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक है। गैस ऑयल ऑब्टेन होती है, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, प्रोडक्ट्स क्या आती, नाना पे लगा गैसोलीन कैरोसिन, नाना पे लगा गैसोलीन कैरोसिन गैस ऑयल, गैस ऑयल भी ऑब्टेन होता था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो हमने इसको स्टीम करना है, इसी गैस ऑयल को क्या करना है भाई, हमने स्टीम कर देना है। और जब हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900 डिग्री तक होना चाहिए। नतीजे में गैस ऑयल बनेगा, और जो गैस ऑयल होगा ना, ये लो ऑक्टेन होगा, ये भी लो ऑक्टेन होगा। लो ऑक्टेन यानी कि जो इंजन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हाई ऑक्टेन जो इंजन की सेहत के लिए अच्छा है। तो यहां तक मैंने कुछ बेसिक्स को कवर कर दिया, ठीक है, मैंने कुछ बेसिक्स को कवर कर दिया, ठीक है, एमडीकैट के हवाले से। कि अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से, यानी कि ऐसी क्रैकिंग बताएं जिसमें गैसोलीन के अलावा, अदर देन गैसोलीन के अलावा हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन हो रहे हैं, तो वो उनमें सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे क्रैकिंग होगी वो कौन सी होगी, थर्मल क्रैकिंग होगी, यानी कि ऐसी क्रैकिंग जिसमें गैसोलीन के अलावा भी हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होंगे। उसके बाद स्टीम क्रैकिंग पे चले जाते हैं। इसी तरह कैटालिटिक क्रैकिंग पे हमें सबसे कम हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होंगे, जो कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, गैसोलीन ज्यादा चाहिए, तो कैटालिटिक क्रैकिंग अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की जाए जिसमें 8 या फिर 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, 9 10 11 12, ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन से गैसोलीन की हाई यील्ड ऑब्टेन की जा सकती है। लेकिन अगर हम ऑक्टेन नंबर के लिहाज से बात करें, यानी कि ऐसी क्रैकिंग बताएं कि किस क्रैकिंग से बहुत अच्छा फ्यूल ऑब्टेन होगा, बहुत अच्छा गैसोलीन ऑब्टेन होगा, जो इंजन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो कैटालिटिक क्रैकिंग से हाई ऑक्टेन ऑब्टेन होता था, भी मैंने बताया। फिर स्टीम क्रैकिंग से लो ऑक्टेन होता था, लेकिन थर्मल क्रैकिंग की निस्बतन अगर बात करें तो जो स्टीम क्रैकिंग से गैसोलीन ऑब्टेन हो रहा है वो थर्मल क्रैकिंग के लिहाज से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और थर्मल क्रैकिंग से जो गैसोलीन होता है वो सबसे घटिया होता है, इंजन की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं एक बात कर रहा हूं कि रिलेटिव टू हाइड्रोकार्बन्स, तो मैं एक बात ये कर रहा हूं जो मैं बार बार कर रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन्स बहुत ऑब्टेन होते हैं। ये बात हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन हम रिएक्शन से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लें कि थर्मल क्रैकिंग एक ऐसी क्रैकिंग है जिसमें हम 8 या फिर 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स रखने वाले हाइड्रोकार्बन को अगर उसकी क्रैकिंग करें थर्मली, तो नतीजे में गैसोलीन तो ऑब्टेन होता है, लेकिन गैसोलीन के साथ साथ दूसरे हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत ज्यादा ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो एमडीकैट के लिहाज हवाले से एक पॉइंट था। मजीद नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ओके, तो यहां तक तो हमने क्रैकिंग को डिस्कस कर लिया। अब क्रैकिंग के बाद हम मजीद देखेंगे रिफॉर्मिंग के फिनोमेना को, रिफॉर्मिंग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्मिंग इज अ process of conversion of hydrocarbons which are straight chain into branched chain hydrocarbons। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे
अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऑक्टेन की, कि ऐसा फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, तो ऐसा फ्यूल क्या होगा, हाईली एफिशिएंट और अच्छा ऑयल होगा। किसके लिए? इंजन के लिए। तो जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर अगर तो ज्यादा होगा, तो वो फ्यूल क्या होगा, बहुत अच्छा फ्यूल होगा। वो क्या होगा? बहुत ही अच्छा फ्यूल होगा। लेकिन अब ये ऑक्टेन नंबर है क्या? तो इस ऑक्टेन नंबर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसी रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? स्ट्रेट चेन को, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन, ऐसी चेन जिसमें कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट अटैच होंगे, इसको हम किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं? कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, ब्रांच्ड हो जाए। तो रिफॉर्मिंग इस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन में। एंड व्हाट हैपेंस इज, हम जानते हैं कि गाड़ियों को चलने के लिए, गाड़ियों को, व्हीकल्स को चलने के लिए उनके इंजन में क्या चाहिए होता है? फ्यूल चाहिए होता है। और इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी स्मूथ वर्किंग ऑफ इंजन होगी, यानी इंजन जितना स्मूथली वर्क करेगा उतना ही इंजन हाईली एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ठीक है, और उतनी ही क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग होने वाली, उतनी ही ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाली है? स्मूथ ड्राइविंग होने वाली है। लेकिन अभी मसला क्या आ रहा है, मसले को देखते हैं। ठीक है, कि जो फ्यूल्स हैं हमारे पास, कौन से वाले, मैं यहां से कलर जरा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, जो फ्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे फ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर क्या है, लो है, ऐसे फ्यूल्स, जिनका ऑक्टेन नंबर क्या है, बहुत ही लो है, ऐसे फ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर, ऐसे फ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है, जिनका ऑक्टेन नंबर बहुत ही ज्यादा लो है, यानी कि वो इतने अच्छे एफिशिएंटली वर्क नहीं करते। ऐसे इंजन जो एफिशिएंटली वर्क, तो, तो बात करने जा रहा हूं फ्यूल्स की। अच्छा, ऐसे फ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर बहुत ही ज्यादा क्या है, लो है। ऐसे फ्यूल्स जिनका ऑक्टेन नंबर बहुत ही ज्यादा लो है, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छे फ्यूल्स नहीं है। तो ऐसे फ्यूल्स इंजन को खराब कर देते हैं, इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन कि क्वांटिटी, एक फ्यूल का, अगर हम कह रहे हैं कि एक फ्यूल हाईली ऑक्टेन है, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें ऑक्टेन नंबर है क्या? असल में ऑक्टेन नंबर परसेंटेज है, क्वांटिटी है किसकी? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की फ्यूल के अंदर। यानी कि एक फ्यूल में, पेट्रोल में जितने ज्यादा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जितने ज्यादा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, फ्यूल उतना ही अच्छा होगा। फ्यूल जितना अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा स्मूथ वर्किंग ऑफ इंजन होगी, जितनी ज्यादा स्मूथ वर्किंग ऑफ इंजन होगी उतनी ज्यादा स्मूथली ड्राइविंग हो सकेगी। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जितने ज्यादा होते हैं फ्यूल में, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जितने ज्यादा होते हैं फ्यूल में, वो फ्यूल उतना ही पुअर होता है। और पुअर फ्यूल की एक गंदी चीज ये होती है कि नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। नाउ इंजन, व्हाट इज नॉकिंग? सो इंजन से कुछ शार्पली मेटालिक साउंड आने लग जाते हैं, कुछ शार्पली मेटालिक साउंड आने लग जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसी साउंड्स को हम नॉकिंग साउंड्स कहते हैं, शार्पली मेटालिक साउंड्स। और इसकी रीजन क्या होता है? इसकी रीजन क्या है कि जो प्लग लगा होता है गाड़ियों में, अक्सर आपने मोटरसाइकिल्स के प्लग्स देखे होंगे, वो प्लग्स प्री इग्निशन कर देते हैं। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप मजीद सिर्फ इतना याद रखें कि प्री इग्निशन की वजह से प्लग
प्री इग्निशन करता है क्यों? क्योंकि प्लग पहले स्पार्क कर देता है। हमें पता है कि जो प्लग है वो करंट प्रोड्यूस करता है, तो प्लग इस तरह से काम करता है कि अभी हमने मोटरसाइकिल की किक भी नहीं मारी, लेकिन प्लग पहले ही स्पार्क प्रोड्यूस करके इंजन में जो मौजूद ऑयल है उसको जलाने लग जाता है, उसकी प्री इग्निशन करता है, जिसके नतीजे में नॉकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और नॉकिंग साउंड्स ऐसी साउंड्स हैं जो शार्पली मेटालिक साउंड्स हैं। लेकिन हम एक जिंदा कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है, ठीक है। तो पाकिस्तानी कौम ने हर चीज का जुगाड़ निकाला हुआ है। बजाय फ्यूल में ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के, बजाय फ्यूल में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कम करके उन्हें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा करने की बजाय हमने क्या किया, एंटी नॉकिंग एजेंट्स पकड़ लिए, गंदे फ्यूल पकड़े। और गंदे फ्यूल हमें पता है नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो नॉकिंग से बचने के लिए हमने उनमें क्या डाल दी, ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स डाल दिए, ताकि अवाम को ऐसा लगे कि फ्यूल बहुत अच्छा है क्योंकि इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही। एक बेस्ट एग्जांपल बुक में दी जाती है एंटी नॉकिंग एजेंट की, टेल टेट्रा इथाइलेट इसका स्ट्रक्चर है। इसकी मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा है, इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टेट्रा इथाइलेट को यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट्स के तौर पे। तो गुड, यहां तक सारी बातें करने का मकसद क्या है कि रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को सबसे पहले तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूल गुड बन जाएगा, अच्छा फ्यूल बन जाएगा। और अच्छे फ्यूल में हाईली क्वांटिटी होती है किसकी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो इसकी मैंने एक रिएक्शन लिखा है कि एक नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है, जिसमें 8 कार्बन होते हैं। मैंने सारे कार्बन को ड्रॉ नहीं किया, सेंटर वाले 6 कार्बन को मैंने ब्रैकेट में ड्रॉ करके 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑक्टेन है जिसमें टोटल 8 कार्बन होंगे, और ये स्ट्रेट चेन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आइसो ऑक्टेन में जो ब्रांच चेन है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द फ्यूल, इट मींस मोर ऑक्टेन नंबर, मोर विल बी द ऑक्टेन नंबर, मोर विल बी द good quality of fuel, okay, more will be the engine efficient and there will be smooth working of engine, smooth driving। अच्छा, अभी जो टेल हम डालते हैं ना एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे, इसका एक नुकसान होता है। वो नुकसान क्या है, हमें इसको समझना है। वो नुकसान ये है कि ये जो लेड है, ये जो टेट्राइथाइल लेड है, इसमें जो लेड है, लेड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पीवी से, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं जो लेड है जब एग्जॉस्ट पाइप से निकलता है, पीछे जो साइलेंसर लगे होते हैं, ठीक है, बाइक्स के, जब ये लेड यहां से रिलीज होके एनवायरमेंट में जाता है, तो एनवायरमेंट में ये जाके फिर जब हम, ये हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा बनता है, तो हम इसको इनहेल करेंगे, और जब इसको इनहेल करेंगे तो कैंसर कॉज कर सकता है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है। ये क्या है, लेड इज कार्सिनोजेनिक, ओके। तो रिफॉर्मिंग को हल्का सा मैं टच दे देता हूं रिवीजन के लिए, हल्का सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस by which straight chain hydrocarbons, by which straight chain hydrocarbons, okay, straight chain hydrocarbons, HC means hydrocarbons, are converted into branch chain hydrocarbons, okay। and ये प्रोसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पुअर फ्यूल को, ठीक है, गुड फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और जितना ज्यादा हम कहेंगे गुड फ्यूल होगा, ठीक है, गुड फ्यूल होगा, इसका क्या मतलब है कि वो हाईली ऑक्टेन फ्यूल होगा, वो हाईली ऑक्टेन फ्यूल होगा। और हाईली ऑक्टेन फ्यूल का क्या मतलब है कि हाईली ऑक्टेन फ्यूल में आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी जो होगी ना, आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, वो काफी ज्यादा होगी, सही है। तो ये सारी चीजें थी जिनको हमने समझना था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम जिंदा कौम है, पाकिस्तानी कौम है, तो हम पुअर फ्यूल ही यूज करते हैं क्योंकि क्वालिटी तो हमने बढ़ानी नहीं। तो पुअर फ्यूल क्या करता है, इंजन से कुछ शार्पली मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग साउंड कहते हैं। और इस नॉकिंग साउंड का इलाज भी पाकिस्तानी जिंदा कौम ने निकाला हुआ है, वो है टेट्रा इथाइल लेड। और इसमें ये जो लेड होता है ना, लेड यानी कि पीबी, ये लेड क्या कॉज करता है, ये लेड तो कार्सिनोजेनिक होता है। ये लेड क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, और ये कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है, ये
कैंसर कॉजिंग होता है। ओके, सो यहां तक हमने काफी हद तक अपना जो काम है वो डिस्कस कर लिया है। अब मजीद चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। तो मैं आने लगा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कितनी तरह के होते हैं भाई? कुछ होते हैं ओपन यानी कि ए साइक्लिक। देखे कोई चीज मजीद आपको मैं दोबारा से अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं ताकि आप आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर सकूं। देखें, ये अगर कोई चीज बिल्कुल इस तरह से पद है तो हम कहेंगे वो साइक्लिक है, क्योंकि यहां से शुरू हो के अगर इस पॉइंट से फर्ज करें हम ये सर्कल बनाना शुरू करें और इसी पॉइंट पे आगे खत्म करें तो हम कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं, ओके, वो क्या होती हैं? साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ये क्या होती है? साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशंस। और अगर ये साइकिल कंप्लीट ना हो, ठीक है, यानी कि इसको कुछ इस तरह की शेप आ जाए या फिर कुछ इस तरह की शेप आ जाए, ठीक है, फर्ज करें ये मुख्तलिफ पॉइंट्स कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ले लें, ठीक है, ये भी वैसे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, बस इनकी शेप डिफरेंट है, कुछ एल शेप है, ठीक है, हम इसकी मजीद डिटेलिंग भी देखेंगे। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या, क्योंकि ये साइकिल नहीं बना रहे, क्लोज कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना रहे, हम इनको कहेंगे ये क्या है? ये ए साइक्लिक कंपाउंड्स है। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? ये तो ए साइक्लिक कंपाउंड्स है। ए यहाँ पे नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें साइकिल नहीं बनेगा, जो क्लोज्ड नहीं होंगे, जो क्लोज्ड नहीं होंगे, ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? ए साइक्लिक होंगे। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है इसमें मैंने यही बात वाज़ह की कि जो कुछ का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ओपन कॉन्फ़िगरेशन के हामिल होते हैं। वो क्या होते हैं? ओपन कॉन्फ़िगरेशन के हामिल होते हैं। और कुछ क्लोज्ड होते हैं। जो क्लोज होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, जो ओपन होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो ए साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो मजीद हम जाके इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये जो ओपन है ना, यानी कि जो ए साइक्लिक, ये दो तरह के हो सकते हैं। ये ब्रांच चेन हो सकते हैं, सॉरी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। हम स्ट्रेट चेन की अगर बात करें तो ब्यूटेन ले सकते हैं। ब्यूटेन यानी कि जिसमें 4 कार्बन हो, जिसमें 4 कार्बन हो। ठीक है, तो ये बेसिक्स में अगर मैं मजीद बात करूं ना, तो असल में हम जब मजीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल में घुसेंगे तो हमें मालूम होगा कि एक कार्बन वाले, अगर मैं सिंगल ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं जिनमें सिंगल बॉन्ड है, तो अगर एक कार्बन वाला होगा उसको हम कहेंगे मीथेन। ठीक है, एक कार्बन वाले को हम कहेंगे मीथेन, दो कार्बन वाले को हम कहेंगे इथेन, तीन कार्बन वाले को हम कहेंगे प्रोपेन, और चार कार्बन वाले को हम कहेंगे ब्यूटेन, पांच कार्बन वाले को हम कहेंगे पेंटेन, ओके, और छह कार्बन वाले को हम कहेंगे हेक्सेन, ओके, सात वाले को हम कहेंगे हेप्टेन, और इसी तरह आठ वाले को हम कहेंगे ऑक्टेन, फिर नौ वाले को कहेंगे नोनेन, और 10 वाले को हम कहते हैं टेकेन। ये काउंटिंग आपने जनरल याद रखनी है। ठीक है, तो ये एक कार्बन, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ठीक है, छह कार्बन, इसी तरह इसमें अगर बात करूं तो सात कार्बन, डेकेन में होते हैं हमारे पास 10 कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन। ठीक है, तो मजीद वापस चलते हैं। तो यहां पे मैंने ये ब्यूटेन बनाया है, यानी कि चार कार्बन वाला कंपाउंड। और आइसोक्टेन की बात करूं तो आइसोक्टेन में भी, आइसोक्टेन अभी मैंने बताया, ऑक्टेन मतलब आठ को रिप्रेजेंट कर, आठ कार्बन हो गए, लेकिन ये ब्रांच चेन है, ये नॉर्मल ऑक्टेन नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं, ये ब्रांच्ड है, आइसोक्टेन है। ठीक है, तो इसमें भी आठ कार्बन है, आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाने लगा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहरहाल अभी हम इस स्लाइड को खत्म करते हैं। तो जो क्लोज कॉन्फ़िगरेशन वाले हाइड्रोकार्बन्स है ना, वो दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या हो गए भाई? होमोसाइक्लिक जो सिर्फ ऐसे क्लोज कॉन्फ़िगरेशंस जो सिर्फ कार्बन से बनी हो, ठीक है, जो कार्बन से बनी हो और हाइड्रोजन से बनी हो। इस पे भी मैं थोड़ी सी मजीद बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले तो एक पेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है बेंजीन,
और ठीक है, एक कार्बन ये, 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 एक कार्बन ये। तो ये सारी जो रिंग बनी है कार्बन की बनी है और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, और ये मैंने हाइड्रोजन को बना दिया है। ठीक है, ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन, अब देखिए इसमें कार्बन ही और हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि सिर्फ कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हो, जो किससे बने हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, तो हम उनको कहेंगे ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। ठीक है, इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा भी कुछ आ जाए, ऐसे कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा भी कुछ आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स लिखी हैं, हम देखते हैं। ठीक है, वापस अपनी स्लाइड पे जाके, तो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो ये देखें, तो होमो हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे थियोफीन है, ठीक है, इसी तरह आपका फ्यूरेन है, इसी तरह पायरोल रिंग है और पायरिडीन है। ठीक है, पायरिडीन। ठीक है, तो सॉरी, यहां पे मैंने जो ड्रॉ किया था वो पायरिडीन ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल भी यहाँ ड्रॉ की है ना, ये पायरिडीन की है। ये किसकी एग्जांपल है, पायरिडीन की है। ठीक है, पायरिडीन की है, और पायरिडीन एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसमें नाइट्रोजन आता है, और एक एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। ओके, तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैंने यहाँ ड्रॉ की है, इनके स्ट्रक्चर्स को आपने अच्छी तरह याद रखना है। क्या है, थियोफीन है, ठीक है, और इसी तरह फ्यूरेन है, ठीक है, पायरोल रिंग है, पायराडीन है। इनको हम एक एक बार प्रैक्टिस के लिए यहाँ बना भी देते हैं, मैं कुछ मजीद आपको डिटेलिंग भी बता देता हूँ ताकि आप इनको कभी ना भूलें। फॉर एग्जांपल, अगर थियोफीन की बात करें तो थियोफीन में सल्फर आ जाता है। ठीक है, थियोफीन में सल्फर आ जाता है, इसी तरह फ्यूरेन में ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, जो नॉर्मली बेंजीन रिंग होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, यानी इसके 6 कोने होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं, 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना, आपने जो थियोफीन है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रखनी है जिस तरह से मैंने बनाई है। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने कुछ इस तरह से रखनी, इसको बिल्कुल क्लोज नहीं करना आपने। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ देना। ठीक है, जैसे बेंजीन में हमने क्लोज रखा है, बिल्कुल आपने इसको क्लोज नहीं करना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थियोफीन आ जाएगी। इसी तरह इसी तरह फ्यूरेन बनाते वक्त भी आपने रिंग को बिल्कुल क्लोज नहीं करना। ठीक है, और ठीक है, रिंग को बिल्कुल भी क्लोज, सॉरी, रिंग को क्लोज नहीं करना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के आपने ऑक्सीजन लगा देना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली कि मैंने बेंजीन में मोस्टली ना ये रिंग बनाया है। ठीक है, ये रिंग आपने याद रखना है, ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें पता चलेगा ये क्यों है। बहरहाल अभी आप याद रखें, ये जो रिंग है ना, ये रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि ये रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूम रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूम रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ठीक है, और एक्चुअली या बेंजीन में, अगर हम बेंजीन की बात करें ना, तो बेंजीन में
कुदरती तौर पे ये देखा गया है कि डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो सर्कल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं रेजोनेंस को। ओके, ठीक है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और यही सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। यही सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तीनों एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है, ठीक है। और ये होता क्यों है भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता है। सारे कार्बन बेंजीन में क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम इसमें मजीद आगे इसी वीडियो में जान लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मजीद इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, अपने टॉपिक से, अपनी स्लाइड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। मजीद नीचे जाता हूं तो मैंने और एग्जांपल्स दिए पायराडीन, पायरॉल की, आप इनको देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो स्विच करने जा रहा हूँ वो बेंजीन पे स्विच करने जा रहा हूँ। किस पे स्विच करने जा रहा हूँ? बेंजीन पे स्विच करने जा रहा हूँ। अच्छा, बेंजीन पे स्विच करने से पहले मैंने बताया कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ओके, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनके पास एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती है, और या फिर इनके पास फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप से क्या मुराद है? कोई भी दूसरे एटम्स कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, मसलन उन इन चीजों में मेरे पास कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं कि फॉर अल्केन था, कोई भी अल्केन ले ले, फॉर एग्जाम्पल इथेन ले ले, C2H6, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं C2H5, तो ये बन जाएगा इथाइल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? इथाइल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्रोपेन ले लूं, ठीक है, C3H8, ठीक है, और अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ठीक है, C3 और H7, तो अब ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन रिमूव करने से जो चीज बनती है वो होती है अल्काइल ग्रुप, और जो भी जिसमें से भी आप हाइड्रोजन रिमूव करें उसी के नाम के हिसाब से हम अल्काइल ग्रुप को नाम दे देते हैं। इथेन था इथाइल, प्रोपेन था प्रोपाइल, ब्यूटेन होगा ब्यूटाइल, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स में क्या क्या आ सकते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ सकता है, मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स आ सकते हैं, इसी तरह एल्डिहाइड्स आ सकते हैं, और भी काफी चीजें आई। फॉर एग्जांपल कोई भी हैलोजेंस आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। तो अगर, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बेंजीन है, बेंजीन की मैं अभी एग्जांपल दे रहा था होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम ना हो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, रिंग के बाहर कुछ भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग सकता है, फॉर एग्जांपल इसी कार्बन के साथ, ठीक है, इसी कार्बन के साथ कोई एल्डिहाइड ग्रुप लग सकता है, ठीक है, कोई एल्डिहाइड लग सकता है, फॉर एग्जांपल CHO लग सकता है, एल्डिहाइड लग सकता है, ठीक है। इसी कार्बन के साथ कोई भी हैलोजन लग सकता है, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सब किस कहाँ लगे हैं? ये रिंग के बाहर लगे हैं। ये कहाँ लगे हैं? रिंग के बाहर लगे हैं, रिंग के अंदर नहीं लगे। रिंग के अंदर होते तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल बना ली है बेंजीन्स की, जहां पे मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे OH अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। याद रखिए बेंजीन प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 11 में आप फिनॉल अल्कोहल्स को पढ़ेंगे, और वहां पे पेज नंबर 182 पे अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे याद है, पेज नंबर 182 पे इस फिनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि ये कंप्लीटली सोल्यूबल होता है वाटर में जब टेम्परेचर कितना होगा? 68 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। एक स्किन इरिटेटर है, हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है? स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में एट रूम टेम्परेचर, यानी कि
25 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री। ओके, एंड ये कलरलेस होता है, डेलिक्विसेंट होता है। ठीक है, डेलिक्विसेंट एक हम कह सकते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी है, नमी जज़ब करने वाला होता है। ये क्या होता है? नमी जज़ब करने वाला होता है। नमी जज़ब करने वाला होता है। ठीक है, एक्चुअली नमी जज़ब करने वाले को जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है हाइग्रोस्कोपिक की। वो क्या यूज की जाती है? हाइग्रोस्कोपिक की। ठीक है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, नमी जज़ब करता है। एंड डेलिक्वेशन का जो असल मतलब होता है पतला होता है, यानी कि बहुत ही लिक्विड टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या होता है? बहुत पतला होता है, मायानुमा होता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसके मैंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको बता दिया, आपने इन चीजों को याद रखना है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग अटैच होती है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स, एक एग्जांपल में हमारे पास एंथ्रासीन अच्छी एग्जांपल आ जाती। ठीक है, जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स को मैंने जोड़ा है, ये एंथ्रासीन है। ठीक है, तो इसकी एक और अच्छी एग्जांपल है नेफ्थलीन, जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स अटैच होती हैं। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये देखें, ये है नेफ्थलीन, जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स अटैच होंगी, यानी कि ऐसे होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मोर देन 1 बेंजीन रिंग्स। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग्स थी, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया। और आपने हर बेंजीन में क्या ड्रॉ कर देना? ये गोल दायरा ड्रॉ कर देना, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 3 चीजों को, रेजोनेंस, ओके, डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। असल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये घूम रहे होते हैं। क्यों घूम रहे होते हैं? मैंने अभी पहले बताया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। इसकी मजीद डिटेलिंग हम देख लेंगे। ठीक है, तो मजीद आगे बढ़ते हैं। तो अप टू नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर हमने कैसे अभी तक अंडरस्टैंड किया है? मैं आपको मजीद इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, ताकि हम मजीद इसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, नंबर 1। ठीक है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, तो इसका मतलब 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? रेजोनेंस होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? रेजोनेंस होती है, रिवॉल्वमेंट होती है। ठीक है, रेजोनेंस होती है। इसके अलावा याद रखें कि बेंजीन को 2 तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है रेजोनेंस वाला, और एक ये तरीका है कि हम सिंपल इसको 3 डबल, याद रखें कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये एक इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये 2 लाइनें डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? ये अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल इकट्ठे नहीं जुड़े होते, एक कार्बन छोड़ के एक। तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। तो यहां तो बेंजीन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजोनेंस के साथ, या फिर इन ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, सो ट्रिपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड्स के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इसके ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो वो ज्योमेट्री क्या होती है? वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। जो बेंजीन है ना, बेंजीन, ये जो ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है, ये कौन सी ज्योमेट्री है? ये तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री होती है जहां कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और यहाँ अगर मैं बात करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बनता है 120 डिग्री का। ये एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री का बनता है। तो यहां तक हमने जो बात की वो एंगल्स के हवाले से की। असल में मैं इसको मजीद और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये फर्ज करेंगे 6 कार्बन में बना देता हूँ। ठीक है, और ये मुख्तलिफ बॉन्ड्स हैं उन्हीं कार्बन के दरमियान। ठीक है, ओके, और ये कार्बन, ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है। और यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। अच्छा, एंड
मैं सारे हाइड्रोजन अटैच नहीं बना रहा, तो ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, कार्बन टू हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बनती है 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो कार्बन टू कार्बन की बॉन्ड लेंथ बनती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये बॉन्ड लेंथ आपने याद रखनी है एमडीकैट के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हर बॉन्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो तकरीबन 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चाहे यहाँ इसको मजीद थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। चाहे आप एंगल यहां से यहां ले लें तो ये 120 डिग्री बनेगा, चाहे एंगल इस बॉन्ड से इस बॉन्ड के दरमियान ले लें 120 डिग्री बनेगा, चाहे इस बॉन्ड से इस बॉन्ड के दरमियान ले लें ये 120 डिग्री बनेगा। और फिर मजीद ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो मजीद अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अब जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिक हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से ना दो मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए थे, दो मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। एक एक्यूल ने दिया था, एक डावर्स ने दिया था। असल में हुआ क्या था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था वो पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये किस तरह का कंपाउंड है, ये किस तरह का कंपाउंड है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये साइक्लिक एस्टेट चेन था, बहुत कंफ्यूजन थी इसको लेके। तो एक दिन हुआ क्या कि जो केक्यूल था, जो एक जर्मन केमिस्ट था, जो केक्यूल था, इसने एक ख्वाब देखी और इसने देखा कि जो स्नेक है, एक स्नेक है, और फर्ज करें ये एक स्नेक है फर्ज कर लें, और ये उसकी टेल है। ये स्नेक है ना, ये जो स्नेक है, और ये फर्ज कर लें उसका माउथ है, माउथ को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये स्नेक है, ये अपनी टेल को बाइट कर रहा है। ये जो स्नेक अपनी टेल को बाइट कर रहा है, और टेल को बाइट करते करते गोल बन गया, ठीक है। तो यहां से केक्यूल ने अपने इसी ख्वाब पर यकीन करते हुए ये इंट्रोड्यूस किया, ये पोस्टुलेट दिया कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना वो साइक्लिक है, गोल है, ठीक है। तकरीबन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बाद में जब एक्सरे स्टडी की गई, एक्सरे से बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और कुछ और हाइपोथेसिस की गई, तो वाकई मालूम हो कि जो बेंजीन है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तकरीबन गोल नुमा है, मुकम्मल गोल नहीं है लेकिन तकरीबन गोल नुमा है, ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो क्यों इसी तरह डेवर्स ने भी कुछ बेंजीन के हवाले से कुछ मॉडल पेश किए थे, जिसको हम डेवर्स मॉडल कहते हैं। ये लेस एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और जो केक्यूल का मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। इसे 3 मॉडल्स एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। जो थर्ड वाला है वो लेस एक्सेप्टेबल है ड्यू टू अनड्यू बॉन्ड लेंथ, या मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ की वजह से ना, ये अनड्यू बॉन्ड लेंथ है, एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ है इसकी वजह से, जो कि एबनॉर्मली या हम कह सकते हैं इतनी स्टेबल बॉन्ड लेंथ नहीं है, जिसकी वजह से इस वाले स्ट्रक्चर का एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि डेवर्स ने जो मॉडल एक्सप्लेन किया था, ये दोनों, इन दोनों में ही एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ पाई जाती थी, इन दोनों में ही एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ पाई जाती थी, जिसकी वजह से लेस एक्सेप्टेबल है। ये दोनों क्या है, लेस एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ, ऐसे बॉन्ड्स हैं एबनॉर्मल, ऐसे बॉन्ड जिनकी एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ है वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो 2 मॉडल्स हो गए, ठीक है, जो आपने याद रखना है, इनकी मजीद डिटेलिंग में देखेंगे। अब जो बेंजीन को बनाने का तरीका है ना, वो 2 तरह के मेथड्स हैं। बेंजीन को बनाने का कितने तरह के मेथड्स हैं? बेंजीन को बनाने के लिए 2 तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक जो मेथड है वो है डॉज मेथड। ये कौन सा मेथड है? डॉज मेथड है। इसमें हम क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्लोरोबेंजीन फिर से एक ऐसी बेंजीन है जिसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। वो फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता था, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और वो कुछ भी क्या नाम, वो कोई हैलोजन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हैलोजन के अलावा वो कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। सो कोई एल्डिहाइड अटैच हो सकता है, सही। इस तरह के मुख्तलिफ, और कोई अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। इसके अलावा भी और भी चीजें जो अटैच हो सकती हैं, अभी उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। अभी हमारा, अभी जो मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दोबारा से स्विच कर रहा हूँ। अब मैं जो स्विच करने जा रहा हूँ वो फिनॉल पे करने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको फिनॉल के बारे में कुछ बताया था कि जो फिनॉल है
ठीक है, दोबारा से पिछली स्लाइड पे चलते हैं। जो फिनॉल है, फिनॉल में क्या लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, फिनॉल में क्या लगा होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने अटैच किया। ठीक है, और इस फिनॉल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कंप्लीटली सॉल्युबल होता है जब टेम्परेचर 68 डिग्री से ज्यादा हो, 68 डिग्री सेल्सियस से, और रूम टेम्परेचर पे ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसके अलावा डिसइंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है, स्किन इरिटेटर है, इस तरह की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब फिनॉल पे ही मैं थोड़ा सा मूव करने जा रहा हूँ। बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया मैंने आपको। तो एक्चुअली जो फिनॉल है ना, फिनॉल फिनॉल बेंजीन का ही एक डेरिवेटिव है। फिनॉल बेंजीन का ही एक डेरिवेटिव है। ओके, सो जो फिनॉल है, ठीक है, जब आप बेंजीन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, 182 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 41 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा ये कंप्लीटली सॉल्युबल कब होता है, जब टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। इसमें भी रेजोनेंस को हमने इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। और ठीक है, तो अब फिनॉल पे मैं मूव कर रहा हूं। पहले मैंने कुछ चैप्टर नंबर 9 की बातें की बेंजीन को लेके, अब मैं चैप्टर नंबर 11 में फिनॉल में थोड़ा सा जा रहा हूं, आपके बेसिक्स को थोड़ा सा लिंक करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो फिनॉल में जाते हैं। फिनॉल को बनाने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो डॉज मेथड है। पहला मेथड कौन सा मेथड है, डॉज मेथड है। तो डॉज मेथड में हमने कौन सी बेंजीन लेनी है, ऐसी बेंजीन लेंगे, ठीक है, ऐसी बेंजीन लेंगे जिसके साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो। फॉर एग्जांपल हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरीन अटैच है तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो इसको हम मजीद देख लेते हैं। तो डॉज मेथड पे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपने क्या लेना है, इस क्लोरोबेंजीन के साथ एक बेस लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की प्रिपरेशन में जो मेन चीज इस्तेमाल होगी, इसको आपने कभी नहीं भूलना, वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बार बार बोल रहा हूं, जब भी फिनॉल की प्रिपरेशन का जिक्र आएगा आपने क्या कहना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए। क्योंकि दो मेथड्स हैं, एक मेथड तो डॉज मेथड है और दूसरा मेथड यहाँ पे है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। यानी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और साथ में वही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और नतीजे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और बचा बुचा जो हिस्सा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसके अलावा जो ये बाकी जो हिस्सा बचा है, ये वाला एन सोडियम सिर्फ एन सोडियम और ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो बाकी हिस्सा बचा है, ये जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन के बिल्कुल इस हिस्से में। ठीक है, ये जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन के इस हिस्से में, नतीजे में साथ HCl बन गया। सही हो गया। ओके, अब ये जो ONA बेंजीन हमने बनाई है ना, इसको दोबारा से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना। तो ये जो NaO होगा ना, ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा, नतीजे में NaCl बन जाएगा और पीछे बचेगा हाइड्रोजन और इधर बचेगा ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। नतीजे में इसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। जबकि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा अलग बात है। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, SO3Na लगा होता है बेंजीन के साथ। तो जब हम इस SO3Na को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी और नतीजे में बन जाएगा Na2SO3। ठीक है, और यहां से ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेंगे, नतीजे में बन जाएगा वाटर और पीछे बचेगा सिर्फ ये NaO। बिल्कुल सेम वही होने जा रहा है जो डोज मेथड में होता है। ये ONA आके अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। इसको जब हम मजीद HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Na और Cl रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा, पीछे बचेगा हाइड्रोजन। या हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, नतीजे में फिनॉल बन जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गोल दायरे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और डिफ्यूज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिवॉल्विंग
ठीक है। और बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं? 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और तमाम बॉन्ड्स में एंगल 120 डिग्री होता है। और इसमें कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये चीजें आपने खास तौर पर याद रखनी है। तो यहां तक फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके साथ मैंने कुछ चैप्टर नंबर 9 का टच दिया, कुछ चैप्टर नंबर 11 का टच दिया, ठीक है, ताकि हम इन चीजों को लिंक कर सके। ठीक है, अब ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने बेसिक नो हाउ को देखा है। हम किस तरह से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, ये मेरा बनाया हुआ एक सीक्वेंस है। अगर आप इस तरह से चलें तो बहुत कुछ इस केमिस्ट्री से सीखा जा सकता है। अगला जो लेक्चर होगा वो मजीद चैप्टर नंबर 7 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेगा, इसके साथ साथ और आपकी फर्स्ट ईयर की कुछ बेसिक्स को भी रिवाइज करवा देगा। वो जो लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है, वो लेक्चर होने जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, ये लेक्चर किस पे होगा? हाइब्रिडाइजेशन पे होगा। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, तो ये अगला लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन पे होगा और इसको लाजमी देखिएगा। मैं इससे प्रूव करूंगा मुख्तलिफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को। हम बेंजीन में रेजोनेंस भी समझ पाएंगे, इससे हम बेंजीन में रेजोनेंस को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम एटम्स के बहुत अंदर तक जाने वाले हैं और हम वीबीटी को थोड़ा सा देखेंगे जो आपकी फर्स्ट ईयर में थी, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पेश आई। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।